चलो भाई, let's start. We'll be attending Feb 25 का paper 1-2 in today's class. Let's start off with the first question. A Boltzmann distribution for a sample of a reacting gas at a constant temperature is shown. The activation energy for the reaction is marked. तो आपको typical Boltzmann distribution curve दिया हुआ है, उसमें activation energy mark हुआ हुआ है. Point जो cross दिया हुआ है आपको shows the number of particles whose energy is equal to what? Whose energy is equal to the activation energy. The temperature of the ये वाला point जो आपको दिया हुआ है. The temperature of the sample of gas is decreased. तो आपने temperature को lower किया है. The shape of the distribution curve changes. तो हम change करते हैं ना. Let's see कि जब change करते हैं तो क्या नज़र आएगा. आपको पता है अगर temperature decrease करोगे, peak will shift backwards and what? Upwards. तो आपका ये जो graph होगा, that will look what? Something like this. आपका जो graph होगा वो basically इस तरह का कुछ बन जाएगा like. तो अब उससे सामने the temperature of the sample of gas is what? Decrease. The shape of the distribution curve changes. Which point could show the number of particles whose energy is the same as the activation energy at new temperature. So you can see that new temperature पे अब आपका जो वो जो point होगा वो point क्या हो जाएगा? D हो जाएगा. That's why D is what? D is your right answer in this case. Next one. Crystals of copper to nitrate are prepared by adding an excess of malachite to nitric acid. The formula of malachite is copper hydroxide, copper carbonate. उसका MR भी आपको दिया हुआ है like. It's a salt that contains both hydroxide as well as the carbonate. 12 grams of malachite is added to 30 cm cube or 1.5 mole per decimeter cube nitric acid. Which mass of malachite is left unreacted when the reaction is complete? आपने बताया था basically nitric acid limiting reagent था यहाँ पे, तो जो amount of malachite react नहीं हुआ है ना वो आपने निकालना था. तो to save time मैंने यहाँ पे balanced reaction दिए malachite का with nitric acid to give you copper nitrate, carbon dioxide and water. आपको एग्जाम ने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया था वो ये नहीं दिया था बनेगा क्या, बस ये बताया था कॉपर नाइट्रेट बनेगा which was one of the products but not the entire thing. Why? Because you know कि जब एसिड को आप बेसिस से रिएक्ट करते हो, इन दोनों हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, वो सॉल्ट एंड वाटर यहाँ आ गया. जब कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो भी आपको यहाँ नजर आ रहा है. तो दोनों चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ पे नजर आ रहा है. तो मैंने टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन लिख दिया. नाउ हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन? दिस वाज अपेरेंटली अ टफ क्वेश्चन. इसका आंसर क्योंकि अभी एग्जामिनर रिपोर्ट नहीं आया, लॉट ऑफ किस आई एम प्रीटी श्योर बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आंसर. तो अपने अप्रोच इस तरह करना था. सबसे पहला क्या चाहिए कि नाइट्रिक एसिड और इसके अंदर जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो नाइट्रिक एसिड है. बिकॉज उसने पूछा है अमाउंट ऑफ मेलेसाइट जो अनरिएक्टेड है ना, तो इसका मतलब है जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ होगा ये थोड़ा सा बच गया होगा, आपने वो बचा हुआ मास निकालना है लाइक. तो पहले आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालोगे. वो मोल्स कैसे निकलेंगे? यू हैव व्हाट? यू हैव द वॉल्यूम एंड द कॉन्सेंट्रेशन. तो आप उससे मोल्स निकालो. सो नंबर ऑफ moles of nitric acid will be equal to what? Will be equal to concentration times the volume. तो concentration का वैल्यू आपको 1.5 दिया हुआ है, वॉल्यूम को आप डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, that will be 0.03. कितना आ रहा है वैल्यू यार? 1.5 टाइम्स 0.03 कितना आ रहा है? हाँ 0.0045. is that it? 0.045. 0.045. अब अगर HNO3 के इतने मोल्स हैं तो आप इक्वेशन से मुझे देख के बताओ यहाँ पे जो मोल रेशियो है मेलेसाइट के कितने मोल्स हो जाएंगे? इट विल बी 4:1 ना, तो आप डिवाइड बाय 4 कर लोगे. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेलेसाइट विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू 0.045 डिवाइड बाय 4. कितना ये वैल्यू आ रहा है? ये वो होंगे नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्ट हुए हैं ना, याद रखो. कितना आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स? 0.01125. 0.01125. Now these are the number of moles. अब आप क्या करो कि आप इसका निकाल लो मास, क्योंकि उसने एमआर आपको दे दिया टाइम सेव करने के लिए, खुद एमआर लिख दिया है मेलेसाइट का. सो मास ऑफ मेलेसाइट दैट हैज रिएक्टेड, मास ऑफ मेलेसाइट रिएक्टेड will be equal to what? Number of moles times the MR. So 0.01125 multiplied by 221. What's the value? ये है रिएक्टेड वाला. आपने निकाला था अनरिएक्टेड वाला. कितना ये? 2.49 grams. तो ये जो मास है that is the mass that has reacted. Now we'll find out what is unreacted by subtracting it from what? From the total mass. So the mass unreacted will be equal to what? Mass unreacted will be equal to
12 minus what 2.49 कितना वैल्यू आ रहा है 9.5 grams and therefore your correct option over answer will be what option D in this case. Next one, yes Ane, x and y are elements from the same group of the periodic table. The 5th to 9th ionization energies for x and y are shown. So the catch is same group है. अभी कौन सा ग्रुप है ये उसने नहीं बताया, या आप आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज देख के बताओगे लाइक. तो अब आप नोट करो एलिमेंट x और एलिमेंट y दोनों की 5th to 9th दिया हुआ है और दोनों में एक कॉमन चीज आपको नजर आएगी दैट द जंप, द बिग जंप दैट यू सी इज बिटवीन द 7th एंड द 8th. जिससे आपने ये पिक कर लिया कि दोनों एलिमेंट्स होंगे ये किस ग्रुप में होंगे, ग्रुप 17 में होंगे. बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स आर व्हाट इन ग्रुप 17 बिकॉज यू सी a big jump when you go from what, from the 7th to 8th. But they have, the question is not कौन सा group number है, the question is which row identifies elements x and y. तो आपने वो जो दो हेलोजेंस हैं वो आइडेंटिफाई करने थे, सिर्फ इतना सा छोटा सा कैच था. आप नोट, एक मिनट यहाँ नोट करोगे प्लीज ऑफ, एक मिनट यहाँ नोट करो. Do you see that all the values of ionization energies in element x are higher than the element y? इसका मतलब है एलिमेंट y मस्ट बी बिलो द ग्रुप एज कम्पेयर टू एलिमेंट x. तो आपने वो दो ऑप्शन चूज करने थे जिसमें y जो है वो x से नीचे हो ग्रुप 17 में. तो पहला वाला ऑप्शन तो वैसे ही आप निकाल दो बिकॉज ग्रुप 17 है ही नहीं, और लास्ट वाला भी निकाल दो. सिर्फ b और c देखना था आपने. y शुड बी बिलो व्हाट x, और वो आपको नजर आ रहा है इन ऑप्शन व्हाट, ऑप्शन सी में. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो आपका ऑप्शन सी क्या बन जाएगा, सही आंसर बन जाएगा. तो यहाँ पे बेसिकली उसने ये नहीं पूछा था ग्रुप नंबर आप बताओ, ये पूछा था पोजीशन ऑफ द टू एलिमेंट्स इन व्हाट, इन ग्रुप 17, वो आप डिनोट करो बताइए. इसलिए द करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन सी इन दिस केस. नेक्स्ट वन, एन आयन विद अ चार्ज ऑफ 2 माइनस कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स. तो एक आयन है आपके पास जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस चार्ज है. अगर 2 माइनस चार्ज है तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं प्रोटॉन्स है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा आपके पास, 8 हो जाएगा. करेक्ट. और उसने न्यूट्रॉन भी दिया हुआ आपके पास 14, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करोगे तो क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा. तो 14 प्लस 8 आप करोगे जब, तो आपके पास आएगा जो उसका मास नंबर होगा विच विल बी इक्वल टू व्हाट, 22. तो वो आपसे यही पूछ रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज द मास नंबर और द न्यूक्लियन नंबर. तो दैट वैल्यू विल टर्न आउट टू बी व्हाट, टर्न आउट टू बी 22 इन दिस केस. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सिनेरियो में ये लिखा हुआ है कि एक आयन है जिसका चार्ज 2 माइनस है. तो 2 माइनस का मतलब है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना प्रोटॉन से लाइक, तो उसका जो प्रोटॉन नंबर होएगा वो 10 से 2 वैल्यू कम होएगा लाइक विच विल बी 8. सो दिस एलिमेंट मस्ट हैव 8 एज द प्रोटॉन नंबर. प्रोटॉन नंबर ये आ गया, न्यूट्रॉन ये. तो एग्जामिनर ने जो सवाल में पूछा था वो मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर पूछा था. तो आप 8 को ऐड कर दोगे विद द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज 14, और आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूक्लियन या मास नंबर आ जाएगा, जो आप जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखते हो. आपने अक्सर देखा होगा एलिमेंट्स के टॉप लेफ्ट और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे ये चीज़ लिखा हुआ होता है लाइक. तो ऊपर जो होता है वो आपका मास नंबर होता है, नीचे जो लिखा होता है वो आपका प्रोटॉन नंबर होता है. द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन हिस्टामीन इज शोन. तो आपको हिस्टामीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. विच रो कंटेन्स द बॉन्ड एंगल्स एक्स वाई एंड जी इन हिस्टामीन इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट वैल्यू. तो इफ आप पहले तीनों एंगल्स मार्क कर लो ना, फिर देख लो स्मॉलेस्ट कौन सा लार्जेस्ट कौन सा है. तो आप नोट करो एक्स जो आपको दिया हुआ है वो नाइट्रोजन के अराउंड है, जिसके अराउंड यू विल सी 3 बॉन्ड पेयर्स एंड देयर इज आल्सो हिडन व्हाट, लोन पेयर. तो x का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 107 डिग्री हो जाएगा. y अगर आप नोट करोगे तो 4 बॉन्ड पेयर्स होएगा आपके पास एंड देयर विल बी 0 लोन पेयर. तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 109.5 डिग्रीज हो जाएगा. और z के अराउंड जब आप देखोगे, जो z एंगल दिया हुआ है जो कि कार्बन के अराउंड का एंगल है, तो उसके अराउंड 3 बॉन्ड पेयर्स हैं एंड 0 लोन पेयर. तो जो z का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डिग्रीज. तो आपकी जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वो इस केस में क्या है, x है. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हैज टू बी x. आप पहला कॉलम ही देख के अपना आंसर सही मार्क कर देते लाइक, बिकॉज बाकी किसी में x दिया हुआ नहीं है स्मॉलेस्ट वैल्यू. उसके बाद आपको नजर आ रहा है आपका वैल्यू y है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपका कौन सा z है जो नजर आ रहा है, एंड देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट वन, व्हेन एन ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल, a reversible reaction takes place producing an ester and water. मैंने नीचे लिख दिया है ताकि आपको याद हो जाए, वरना आपको ये यूजली आपने बहुत दफ़ा किया होता है, आपको याद होता ही है. 0.4 moles of an organic acid. तो इनिशियल मोल्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है. 0.4 moles of an organic acid and 0.3 moles of what, of an alcohol are mixed and allowed to stand at 25 degrees Celsius until equilibrium is reached.
तो ये आपका इनिशियल हो गया। अब उसने चूंकि एस्टर और वाटर बिल्कुल नहीं पता है ना, तो आप आराम से लिख सकते हो कि ये दोनों इनिशियली क्या होंगे, जीरो होंगे। हमेशा नहीं होते, बट जब जीरो होता है तो वो मेंशन नहीं करता कि ये नहीं है, नहीं। जब कुछ होता है तो वो मेंशन करता है। तो अगर वो कुछ ना मेंशन करे, अज्यूम करो प्रोडक्ट में आपके पास इनिशियली जीरो मोल्स है, नहीं, ठीक है। अब वो आपको बता रहे एट इक्विलिब्रियम 0.2 मोल्स ऑफ एस्टर इज प्रोड्यूस्ड। तो मुझे ये एग्जैक्टली बता दिया, एस्टर जो है वो इक्विलिब्रियम में 0.2 आ जाएगा। लाइक आपको वो चेंज वाला डालना है तो आप वो भी डाल लो, बट आपने इतनी दफ़ा किया है, होपिंग कि आप इतना सिंपल वाला मैथ खुद भी कर सकते हो। लाइक तो अगर इधर देखिए आप प्लीज़, अगर एस्टर 0.2 बना है ना, तो आई नो फॉर श्योर कि चूंकि इनका मोल रेशियो इसका भी 1:1 है, इसका भी 1:1 है, तो आई नो अगर ये 0.2 बना है तो ये वाला 0.2 यूज़ हुआ होगा और ये वाला भी 0.2 यूज़ हुआ होगा, करेक्ट। तो अगर 0.3 में से मैं 0.2 यूज़ कर लूँगा तो बच कितना जाएगा यहाँ पे 0.10, मैंने यहाँ लिख दिया। और 0.4 में से 0.2 अगर निकल जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 0.20, मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। लास्ट चीज़ जो रहेगी वो फिल करने की, वो वाटर रह गई। भाई वाटर भी शुरू में जीरो था ना, इनका भी मोल रेशियो 1:1 है, तो जितना ये बनेगा उतना वाटर भी बनेगा। तो वाटर के भी जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे एट इक्विलिब्रियम वो क्या हो जाएंगे 0.20 हो जाएंगे। बस आपने ये करना था कि ये वैल्यूज यूज करके जो ब्लू में लिखा है यहाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc अंडर द कंडीशनल यूज। तो आप Kc का वैल्यू किस तरह निकालोगे, प्रोडक्ट में 0.2 टाइम्स 0.2 आपने डाल दिया, रिएक्टेंट में 0.2 टाइम्स 0.1 आपने डाल दिया, 0.2 से कैंसिल हो जाएगा, 0.2 अपॉन 0.1 आप करोगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा 2, एंड देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर विल बी व्हाट, ऑप्शन सी इन दिस केस। लाइक ठीक है। नेक्स्ट वन, बिल्कुल आप मोल्स यहाँ यूज कर सकते हो। व्हाई यू डोंट हैव टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशंस हियर, बिकॉज आप टोटल वॉल्यूम तो सेम है ना, सबको अगर डिवाइड बाय वॉल्यूम करोगे तो इट बी डिटो, सब कैंसिल कर जाएंगे आपस में, आपको जरूरत ही नहीं होगा लाइक यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन प्लग इन करने का। नेक्स्ट वन 2, आंसर इज 2। इंफॉर्मेशन अबाउट 2 सब्सटेंसेस इज गिवन। सब्सटेंस P का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और सब्सटेंस Q का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एंड क्वेश्चन इज विच रो डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन सब्सटेंसेस P and Q। नाउ लेट्स गो थ्रू द इंफॉर्मेशन गिवन फॉर P and Q रिस्पेक्टिवली। यहां देखिएगा प्लीज, P का इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टिविटी इज गुड व्हेन सॉलिड एंड व्हेन मोल्टन। देखो याद रखो, सॉलिड में अगर पुअर कंडक्टर हो और मोल्टन में अच्छा हो तो आपका जाता है आयनिक की तरफ दिमाग। बट अगर ऐसा कंपाउंड है या वो क्या नाम है सब्सटेंस है जिसका सॉलिड में भी गुड है मोल्टन में भी गुड है, तो मेटल की तरफ आपका जाना चाहिए। लाइक और नोट करो आगे क्या लिखा हुआ है, एडिंग टू वाटर में उसका इंपैक्ट क्या है, रिएक्ट्स विगरसली टू प्रोड्यूस व्हाट, अल्कलाइन सॉल्यूशन। मेटल्स बिल्कुल यही करते हैं, दे रिएक्ट विगरसली विद व्हाट, डोंट टॉक प्लीज, डोंट टॉक। When you add them to water, आप हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हो और अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हो, बिल्कुल सही लिखा हुआ। और मेल्टिंग पॉइंट आपको नजर आ रहा है, दैट इज अ हाई वैल्यू, इसका मतलब है इट विल बी अ जाइंट मेटालिक लैटिस। तो आपके पास जो सब्सटेंस P होगा दैट विल बी जाइंट मेटालिक। आपने ये नैरो डाउन कर लिया। अब Q पे आ जाओ, Q पे लिखा हुआ है इट डज नॉट कंडक्ट इन एनी स्टेट, यानी आयनिक आउट हो गया, मेटेलिक आउट हो गया, अब कोवेलेंट ही रह गया। यानी आज के इसमें कोई लोकल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सारे के सारे लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उसने लिखा रिएक्ट्स विगरसली टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस एन एसिडिक सॉल्यूशन। लाइक दिस विल बी अ हिंट कि ये हाइड्रोलाइज हो रहा है, and that has to be what, a simple covalent compound. This is a catch because आपके पास जो giant covalent होते हैं ना वो थोड़ी हाइड्रोलाइज होता है पानी में, लाइक उनको फर्क ही नहीं पड़ता, लाइक सिंपल कोवेलेंट वाले हाइड्रोलाइज होते हैं। लाइक सो दिस वाज अ कैच कि आपके पास क्या होएगा, सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर होएगा और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपको बहुत लो नहीं है, बट इट्स रिलेटिवली लोअर देन कंपाउंड P जो आपको दिया हुआ है, इसलिए आपके पास Q विल बिकम व्हाट, सिंपल मॉलिक्यूलर। इसमें आपके पास आप कंफ्यूज होते भी ना कि यार सिंपल है या जाइंट है, आप कभी भी गलत आंसर नहीं मार्क करते बिकॉज उसने ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं कि जाइंट कोवेलेंट आपको नजर ही नहीं आ रहा है लाइक यहाँ पे, तो आप बेसिकली सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल ही मार्क करते हैं, एंड देयरफॉर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट वन, ये भी कैलकुलेशन वाले प्लीज गौर से सुना यार प्लीज, ऑल ऑफ यू। An excess of zinc reacts with what, with x centimeter cube of 2 mole per dm cube hydrochloric acid। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें वॉल्यूम का कैलकुलेशन आता है बहुत कम होते हैं, इतने कॉमन नहीं होते हैं। आप पासों में भी करोगे नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन की कैलकुलेशन आती हैं, इस तरह की कैलकुलेशन बहुत रेयर होती है, मुश्किल नहीं होती है बट आती कम है। नहीं तो उसने पूछा एन एक्सेस ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद xcm cube of 2 mole, xcm cube is the volume of HCl। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा तो जिंक प्लस 2HCl विल गिव यू व्हाट, जिंक क्लोराइड
प्लस वॉट H2. दिस इज द रिएक्शन जो आपके पास यहाँ पे हो रहा है. बजाय को जिंक एक्सेस में यहाँ पे HCl इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है. The gas produced is dried and collected. कौन से गैस की बात कर रहे हैं? They are referring to hydrogen gas है. The gas occupies 1.534 decimeter cube at 101,000 pascals and 293 kelvins. This is not room condition. Room condition 298 होता है, इसलिए उसने आपको प्रेशर भी दिया है. प्रेशर रूम वाला है 101,000, बट लाइक उसने जो टेम्परेचर डिफरेंट दिया है, इसलिए वॉल्यूम भी वो जो आप टिपिकल बोलते हो वो उस तरह की आप नहीं अज्यूम करोगे कि 1 मोल की उतनी वॉल्यूम होगी. द गैस प्रोड्यूस बिहेव्स एज व्हाट? एज एन आइडियल गैस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. आप अभी कॉपी मत करो, पहले यहाँ मुझे सुन लो, फिर कॉपी कर लेना. और फिर एक मिनट यहाँ देखो. और फिर सो व्हाट दे एक्सपेक्टेड यू टू डू वाज, उसने अगर आपको यहाँ आइडियल गैस बताया ना, तो जाहिर सी बात है किसी वजह से बताया होगा, और वो वजह ये है कि आप ये वाले वैल्यूज यूज करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालो. जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आ जाएंगे तो टाइम्स 2 करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आ जाएंगे? HCl आ जाएंगे. जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आ गए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl आ गया तो आप क्या निकालोगे? वॉल्यूम निकालोगे. दैट वाज द होल लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन. सो लेट्स डू द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, जो कि आपके पास PV इक्वल्स टू NRT से आप करोगे. सो आप PV इक्वल्स टू NRT अप्लाई करो. प्रेशर का वैल्यू जो आप भेजो पेपर, ये या वहाँ पे देखो पेपर्स नहीं पड़े हुए क्या नहीं. ये पेपर आगे दे दो. ये यहाँ पे ये ले लो, ये ले लो. सो भाई PV इक्वल्स टू NRT. यार प्लीज बात ही नहीं, प्लीज प्लीज. तो आपका प्रेशर का वैल्यू इज व्हाट? प्रेशर का वैल्यू इज 101,000 पास्कल. आपने वो डाला. वॉल्यूम आपको जो दिया हुआ है वो डेसीमीटर क्यूब में, उसको किससे कन्वर्ट कर दोगे? मीटर क्यूब में. तो वो 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1,000th ऑफ अ मीटर क्यूब लाई. तो आप डिवाइड करके 1000 से फिर डालो वैल्यू विच विल बी 0.001534. एन आपने निकालने हैं. आर का वैल्यू 8.31 है जो आपके पेपर के एंड में दिया होता है वैल्यू, आपको याद करने का जरूरत नहीं है. और टेम्परेचर 293 है. कैन एनीबॉडी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एन बताओ कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बताओ. These are the number of moles of hydrogen gas, please remember. कितना आ रहा है? 0.064. Did all of you get this value? Yeah. Double check it. Did all of you get this value? Okay. तो 0.064 अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है तो HCl के कितने मोल्स हो जाएंगे? टाइम्स 2. तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालो विच विल बी व्हाट? 0.064 टाइम्स 2. कितना वैल्यू है? 0.128. नाउ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl. और वो अब आप कैसे निकालोगे? आपको कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है. कॉन्सेंट्रेशन HCl का दिया हुआ है विच इज़ व्हाट? 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालनी है 0.128 डिवाइड बाई V कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर. ये वॉल्यूम आएगा डेसीमीटर क्यूब में. आंसर सारा दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करके अपना वैल्यू टैली कर लो. कितना आ रहा है यार ये? 0.128 डिवाइड बाई 2 करो. 0 हाँ 63. अरे उसमें बताओ ना डेसीमीटर क्यूब में. 0.0636. दिस इज इन डेसीमीटर क्यूब. कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर क्यूब तो आपका बन जाएगा 63.6. and therefore option C will become what? Will become your right answer in this case. Next one. An aqueous solution of hydrogen peroxide is placed in a flask and decomposes as shown. तो आपको इक्वेशन दिया हुआ है decomposition of hydrogen peroxide का to form water and oxygen. The total volume of oxygen gas evolved is 180 centimeter cube after 90 seconds, measured under what? Under room conditions. The rate of the reaction is calculated using the equation change in moles of H2O2 upon what? Upon time. What is the average rate? What is the average rate of the reaction measured in? Please, the units are important here. Moles per minute. तो जो यूनिट दिया हुआ है उसमें टाइम का यूनिट इज इन व्हाट? इन मिनट्स. याद रखो सेकंड में नहीं, हमें जो वैल्यू दिया हुआ है वो सेकंड में लाए, और जो आपने न्यूमरेटर लेना है वो किस में लेना है? मोल्स में लेना है. तो आपने ये अप्रोच कैसे करना है? यहाँ देखिए, you will first calculate the number of moles of what? Oxygen. वो आप कैसे निकालोगे? सिंपल है, उसने बताया रूम कंडीशन है. तो the number of moles of oxygen will be equal to what? 180 cm cube divided by 24,000 cm cube. Can anybody calculate this value? कितना आ रहा है?
या वैल्यू बताओ सर। 7.5 times 10 power minus 7.5 into 10 raised to power minus 3. Now these are the moles of oxygen. उसने जो रेट निकाला है वो चेंज इन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से निकाला है ना। तो आप नोट करो ऊपर जो इक्वेशन है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोल रेशियो क्या है 1:2। तो अब आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट H2O2 which will be times 2 of this value. It will be 7.5 into 10 raised to power minus 3 times 2. कितना आ रहा है यार 0.015. ये आ गया number of moles of H2O2. What would you plug in as the value of time here? 1.5. Good. 90 seconds is equal to what is 1.5 minutes. So 90 seconds equals 1.5 minutes. अब आप रेट निकालोगे which will be equal to 0.015 divide by what? Divide by 1.5. कितना आ रहा है भाई 0.010. And that will become what? That will become your right answer in this case. ठीक है next करिए done. Technical fault, technical difficulty. Methanol is manufactured by, so next question I'm reading again. Methanol is manufactured by reacting carbon dioxide and hydrogen together. तो आपको reaction दिया हुआ है CO2 reacting with hydrogen to give you methanol and water, और आपको delta H भी दिया हुआ है forward reaction का ये which is minus 49 kilojoules per mole. What increases the equilibrium yield of methanol in this process? तो ये सिंपल है, आप number of moles of gases यहाँ और number of moles of gases पहले यहाँ देख लो ना। तो यहाँ 4 moles हैं, यहाँ 2 moles हैं। तो yield बनाने के लिए उसने पहला आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए which is increasing the pressure, और वो इंक्रीज प्रेशर जब आप इंक्रीज करोगे उससे आपका ये टिल्ट कहाँ होगा टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड बिकॉज वहाँ कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैं एंड दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज व्हाट इंक्रीज द यील्ड ऑफ मीथेनॉल एंड ऑप्शन ए विल देयरफॉर बिकम द राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जिससे यील्ड आपका चेंज नहीं हो रहा होगा, या तो रेट अफेक्ट हो रहा होगा या पीछे की तरफ इक्विलिब्रियम जा रहा होगा, यील्ड आपका इंक्रीज नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट वन, द इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन ऑफ KClO3 इज शोन। तो KClO3 रिएक्ट कर रहे हो और KCl और KClO4 बन रहे हैं और उसने पूछा है विच रो इज करेक्ट। पहले आप कॉलम्स का हेडिंग देख लो ताकि आप पहले रिएक्शन में दोबारा जाके ये चीज़ें देख लो पॉसिबल है या नहीं, कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं, एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एंड व्हाट इन KClO4। तो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच इट। एक यहाँ देखिए KClO3 इज वेरी सिमिलर टू NaClO3 और इसमें आपको पता है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +5। तो आप क्या करो पहले इसको +5 कर दो, ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए ना, बिकॉज NaClO3 आप पढ़ते हो जो क्लोरीन और हॉट NaOH का रिएक्शन होता है उसमें NaClO3 बनता है विच इज़ वेरी सिमिलर टू KClO3। तो वहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 था, यहाँ पे भी +5 होएगा। फिर Cl के अंदर KCl के अंदर -1 होएगा, बिल्कुल जिस तरह NaCl में होता है। लाइक द कैच वॉज KClO4। KClO4 जो होता है उसमें याद रखो पोटेशियम आयन होता है और ClO4 नेगेटिव आयन होता है। कैन यू टेल मी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन हियर? +7। गुड। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन हियर विल बी व्हाट? +7। तो अब आपने देखना है भाई पहला वाला जो कॉलम है डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं, उसका आंसर इज यस, दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और दूसरा वाला कॉलम जो है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO4 एंड दैट इज +7, जो आपने ये वाला जो ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है ऊपर जो आपने कैलकुलेट किए, एंड देयरफॉर ऑप्शन बी विल बिकम योर राइट आंसर इन दिस केस। प्लीज बातें नहीं करिए। हेलो अलीजे बात ही नहीं करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student mixes 25 cm cube of 0.1 mole per decimeter cube sodium hydroxide solution with 25 cm cube of 0.1 mole per dm cube HCl and the student records a temperature rise of 2.5 degrees Celsius. What is the enthalpy change of the reaction per mole of NaOH? So all that you have to do here was कि आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना था -mc delta T upon n, बट यहाँ पे n आप क्या यूज़ करोगे वो आपकी मर्जी है, बिकॉज दोनों का वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना, किसी भी एक का यूज़ कर लो। तो आप नंबर ऑफ मोल्स किसी एक का निकालो, दोनों के बराबर ही आएंगे। लाइक भाई एक का निकालो कितना आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स, कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम करो कितना आ रहा है 2.5 into 10 raised to power -3। लाइक ठीक है, तो आप दोनों का सेम ही आया, किसी एक का वैल्यू यूज़ कर लो। लाइक तो आपका जो डेल्टा एच का वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला होता है -mc delta T upon what n। तो लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ m here? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ m? 50। गुड। तो आपका वैल्यू ऑफ m हो जाएगा 50। c आपको पीछे दिया होगा, आप अपने पेपर के एंड में जाओ आपको यहाँ नजर आ जाएगा। तो 4 कितना दिया? 4.2 या 4.18?
4.18 और डेल्टा टी आपको बता दिया 2.5, एन आपने निकाल लिया 2.5 into 10 raised to power minus 3. The value that you will get will be in joules. The answers that are written are in kilojoules. So make sure that you convert that value in joules into what? Into kilojoules. So कितना वैल्यू आ रहा है ये? जूल्स में बताओ. नहीं, जूल्स में बताओ ना वैल्यू. 209,000. हाँ, 209,000 joules per mole light. तो आप इसको किलो जूल्स में कर दो, it will become minus 209 kilojoules per mole light. ठीक है, and that is option A in this particular case. ठीक है, option A है ना? नहीं, -209 नहीं है, -209 एक जूल है, एक किलो जूल है. तो करेक्ट आंसर इज किलो जूल ना. आप सब ख्याल रखोगे आप इसका, लाइक इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेनॉल कैन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म इथेनोइक एसिड. तो आपको रिएक्शन दिया हुआ है दोनों का. स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ कंबशन आर गिवन इन द टेबल. अब उसने डेल्टा एच सी वैल्यूज दिया. हाँ, आपको याद है ना, जब एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कंबशन से निकालते हो तो इट इज कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स. आप वो अप्लाई करोगे यहाँ. स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ कंबशन आर गिवन इन द टेबल. वो आपको वैल्यूज दिया हुआ है तीनों का. What is the value for enthalpy change of reaction for the reaction between carbon monoxide and methanol? तो आप लिखो delta H. मैं फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ, आपको ऑलरेडी रटा हुआ. How many of you don't have the paper? Raise your hand. How many of you don't have the paper here? One. Is there a sheet inside? तो दे दो ना उसको. Who doesn't have the paper? Who else doesn't have the paper? यार आप यहाँ से प्रिंट कर लो यार, मजेगा ना. आप आओगे आधा पेपर खत्म हो जाएगा. हाँ, अच्छा मैं कर रहा हूँ. से तो आपने डेल्टा एच निकालना है, विच विल बी कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस द प्रोडक्ट्स. तो आप पहले रिएक्टेंट्स का वैल्यू डालो. रिएक्टेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसका 1 मोल ही है, तो -283 प्लस आपके पास मीथेनॉल है, उसका भी 1 मोल है, विच इज़ -726. तो ये रिएक्टेंट्स हो गया. माइनस द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, उसका भी 1 मोल है, इथेनोइक एसिड, विच इज़ -874.1. हैज एनीबडी कैलकुलेट द वैल्यू? कितना है? हाँ, -134.9 and option B will become your right answer. Next one, this is a good one. मेरे ख्याल में पूरे नहीं, और भी अच्छे हैं जो. चलो भाई, रेडी. कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड अंडर. मुझे आपका अटेंशन चाहिए इसके लिए. आपको नहीं समझ में आएगा आप अगर कॉपी करने की कोशिश करोगे. प्लीज एक में लिखना छोड़ दो यार, प्लीज लिखना छोड़ दो प्लीज. कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड अंडर सर्टेन कंडीशन. The products are copper 2 nitrate, water and an oxide of nitrogen. जिसका उसने बताया नहीं कौन सा वाला ऑक्साइड है. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इसलिए लिखा है यहाँ पे बिकॉज ऑक्साइड एक नहीं होता, मल्टीपल होता है. और आपको वो पिक कराएगा अभी क्वेश्चन में जो डेटा दिया ना, उससे आपको बताना है कि नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड होगा बाय गेसिंग द ऑक्सीडेशन नंबर. फिर वो आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है. 3 moles of copper reacts with exactly 8 moles of what? Of nitric acid. What is the oxidation state of nitrogen in the oxide produced? इस तरह के भी क्वेश्चन ऐसा नहीं अनकॉमन है. आप पास ओवर में आपने ज़रूर इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे, पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वो क्वेश्चन होते थे. ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीके से करना. आपने वही लॉजिक यूज़ है ऑक्सीडेशन नंबर वाला. लेट्स सी हाउ दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वन जो आपने पास ओवर में किया है. प्लीज़ यहाँ देखोगे, प्लीज स्टॉप राइटिंग, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टॉप राइटिंग, स्टॉप लिखना छोड़ दो. उसने आपको जो ये दिया ना, 3 moles of copper reacts exactly with 8 moles of nitric acid. इससे आपको ये पता चलेगा रिएक्टेंट में जो कॉपर और नाइट्रिक एसिड है उसका टोटल कितना मोल होगा. अब चेक करो उसने बाद में क्या बोला है, प्रोडक्ट में क्या क्या बनना है, आप लोग उसको यूज कैसे करेंगे. ऑल ऑफ यू प्लीज यार, ऑल ऑफ यू स्टॉप राइटिंग, प्लीज स्टॉप राइटिंग. तो कॉपर को आपने रिएक्ट किया विद व्हाट? विद नाइट्रिक एसिड, और आपने बनाया कॉपर 2 नाइट्रेट विच इज CuNO3 प्लस आपने बनाया वाटर एंड एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. तो आपने, मैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पहले लिख रहा हूँ, वो कौन सा ऑक्साइड है हमें नहीं पता, तो मैं इसको लिख रहा हूँ NXOY. आई डोंट नो विच ऑक्साइड इज दिस ना, तो मैं अज्यूम थोड़ी करूंगा. Plus what? Plus water. Now, what is of relevance here is the change in oxidation number. आपको ये इक्वेशन बैलेंस करने का कोई जरूरत नहीं है. हमें चाहिए N का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में, और वो इससे निकलेगा. एक तो उसने बोला है 3 मोल ऑफ कॉपर, मैंने 3 लिखा.
8 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, मैंने ये लिखा, आपने ये 3 और 8 लिख दिया। अब वो बोल रहा है आपको कि प्रोडक्ट्स में ये बने, प्रोडक्ट्स के मोल आपको नहीं पता है। पूछे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑक्साइड प्रोड्यूस। कंपाउंड के अंदर सिर्फ कॉपर है और रिएक्टेंट में 3 Cu है, तो उन्होंने कहा पूरा का पूरा Cu यहीं से ही आएगा ना, दो बाकी दोनों में तो Cu है ही नहीं। तो स्मार्ट बच्चों ने क्या किया, पहले इसको मार्क कर दिया 3, आपने ये लिखा। अब आप नोट करो आपने किया क्या है। इफ यू कन्वर्ट 3Cu to 3Cu2 plus, how many electrons have you lost in total? 2 electron per Cu. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लूज हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम 3Cu to 3Cu2 plus, बिकॉज कॉपर 2 नाइट्रेट है ना, आपने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किए? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑल दी 6 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी गेन बाय व्हाट? नाइट्रोजन। और कोई आपके पास है ही नहीं, बिकॉज यही तो रिडॉक्स हो रहा है यहाँ पे। अब नोट करो, ये वाला जो नाइट्रिक एसिड का NO3 है वो यहाँ पे NO3 के फॉर्म में ही है। और कितने हैं ये, गौर से नोट करो, 3 times 2 6, आपको नजर आ रहा है? इन टोटल 3 times 2 6, नजर आ रहा है आपको? लाइक देखो, आप नाइट्रोजन 2 ले लो यहाँ पे और फिर टाइम्स 3 करो 6, तो ये जो 8 में से 6 नाइट्रोजन है वो तो यहाँ चले गए, बच कितने गए? 2। तो मुझे ये पता है कि ये जो NXOY है उसमें ये जो नाइट्रोजन होंगे ये 2 होंगे टोटल। तो अब नोट करो करना क्या था, एक मिनट यार, एक मिनट। ऑल ऑफ यू, उसने यहाँ बोला था व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट? ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। ऑल ऑफ यू प्लीज यहाँ पे देखो, आप, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यहाँ तक हम कैसे पहुँचे और फिर मैं लास्ट पार्ट आपको बता रहा हूँ। उसने आपको बताया था कॉपर के 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड से, और कॉपर 2 नाइट्रेट, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर बना रहे हो आप। लाइक उसने आपको जो रिएक्टेंट का मोल था वो दिया था, प्रोडक्ट के कोई मोल नहीं दिए थे, प्रोडक्ट्स की आइडेंटिटी दी थी आपको। तो आपने बोला अगर 3Cu यहाँ हैं तो मुझे पता है भाई वो सारा का सारा Cu कॉपर नाइट्रेट में ना, तो दिस हैज़ टू बी 3CuNO32। आपने ये कर लिया। अब नोट करो, ये जो 3Cu थे, जब वो 3Cu2+ बने होंगे तो हर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हुए हैं? 2 times 3 विच विल बिकम व्हाट? 6 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो आपके पास वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज आ गए यहाँ पे। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, अब ये कोई गेन करेगा ना भाई, तो वो जो गेन करने के लिए चीज़ होगी वो मोस्ट लाइकली नाइट्रोजन होगी, और वो नाइट्रोजन अब गेन करेगी तो बनेगा। ये कैच था बस, ये आखिरी वाला पार्ट ही मुश्किल था जो बहुत सारे बच्चों को फंसाया होगा, और वो ये था। एक मिनट यहाँ देखोगे प्लीज़, नाइट्रोजन यहाँ पे है +5, करेक्ट? अगर आपके पास इन 8 नाइट्रोजन में से 6 यूज़ हो चुके हैं तो बाकी कितने बच गए? 2। वो जो 2 नाइट्रोजन बचे हैं उन्होंने अब ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने का, वो दोनों के दोनों 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह गेन करेंगे? 3 and 3। तो जब वो 3 and 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये जो हर नाइट्रोजन है वो 5 इलेक्ट्रॉन, जो ऑलरेडी +5 वाला था, ये जब +5 वाला नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये नाइट्रोजन क्या बन जाएगा? +2 वाला बन जाएगा। दैट वाज द कैच ओवर हियर कि आपको इस +5 को लेके जाना था +2 में बाय गेनिंग व्हाट? 3 इलेक्ट्रॉन ईच। दिस लास्ट स्टेप वाज द ओनली बॉदरसम स्टेप जो कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज किया था। यहाँ पे भी एग्जाम रिपोर्ट तो आया नहीं है तो हमें पता नहीं है मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर क्या होगा, बट आई फील द मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर वुड प्रॉब्ली बी व्हाट? +3। द राइट आंसर इन दिस केस वाज व्हाट? +2। एंड द कैच वाज सिंपल, 6 इलेक्ट्रॉन आपने गेन कराना था 2 नाइट्रोजन को, तो वो इक्वली गेन करेंगे ना, तो हर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +5 में आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो उसको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। लाइक तो ये +5 से ऑल द वे क्या बन जाएगा? +2 बन जाएगा। एंड देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन वाज व्हाट? ऑप्शन बी इन दिस केस। इस क्वेश्चन के अंदर बस कैच ये था कि आपको बैलेंस नहीं करना था रिएक्शन, आपको बस ऑक्सीडेशन नंबर्स यूज करके क्या करना था? द फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन निकालना था। और वो कैसे निकलेगा? पहले आप कॉपर के टोटल इलेक्ट्रॉन जो लिबरेट हुए हैं वो निकालो, और फिर उन टोटल इलेक्ट्रॉन्स को 2 नाइट्रोजन में ऐड कर दो डिस्ट्रीब्यूट करके इक्वली। तो 6 इलेक्ट्रॉन निकला था कॉपर से जो आपने ऊपर निकाला। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन निकला था वो 2 नाइट्रोजन, मैं क्यों बोल रहा हूँ 2 नाइट्रोजन बार बार? बिकॉज इन 8 में से 6 नाइट्रोजन तो यहाँ चले गए ना यार, उनमें तो कुछ भी गेन नहीं हुआ है, नाइट्रेट ही डाला है। तो भाई बाकी जो 2 नाइट्रोजन यहाँ गए होंगे ना, उनको गेन कराने 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इक्वली जब गेन कराओगे 6 इलेक्ट्रॉन को 2 नाइट्रोजन में तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो आपके पास ये वाला नाइट्रोजन एक जो होगा वो +5 से +2 चला जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके, और दूसरा वाला भी +5 से +2 में चला जाएगा। एंड दैट इज व्हाई द फाइनल आंसर वाज व्हाट? वाज ऑप्शन बी, +2 इन दिस केस। नेक्स्ट वन, ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर गैसियस। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट? उसने ये आपको क्यों बताया? बिकॉज उसने सारे ऑप्शंस आपको बॉन्ड एनर्जी के रेफरेंस से दिए हैं। लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस आर। अगर रिएक्शन आपका एक्सो है
इसका आपको प्रिंसिपली मतलब समझ में आना चाहिए, द एनर्जी रिलीज्ड इज मोर देन द एनर्जी व्हाट रिक्वायर्ड। जब भी आपके पास नेट आएगा ना एनर्जी, क्या नाम है, लिबरेटेड टू द सराउंडिंग्स और ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक आएगा। तो अब लेट्स गो ऑप्शन बाय ऑप्शन एंड देन पिक अप द राइट स्टेटमेंट। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए, द टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज लेस देन द टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा होगी जब भी तो एक्सोथर्मिक आएगा लाइक। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। बी, द टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज लेस देन द टोटल, अगेन वही लिखा हुआ गलत है, याद रखो। अगर एक्सो है तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज विल बी मोर देन द ओवरऑल एनर्जी रिक्वायर्ड लाइक, जब भी तो ओवरऑल आपके पास नेगेटिव आएगा एंथैल्पी चेंज, वरना क्यों आएगा? तो ऑप्शन ए और बी दोनों आउट हैं, बिकॉज ये दोनों एंडोथर्मिक के लिए आप बोल सकते हो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो दोनों में दिया हुआ है। सी, द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स is more, the total bond energy of the products is more than the total bond energy of the reactants, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। and the delta H for the reaction is what? नेगेटिव, और एक्सो में नेगेटिव ही होता है। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है बिल्कुल सही ऑप्शन आपको दिया हुआ है। डी में बस गलत क्या दिया हुआ है, गौर से देखो, द टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज मोर देन द टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये बिल्कुल सही है। बट आगे लिख दिया डेल्टा एच इज व्हाट? एंडो, विच इज रॉन्ग, उसने ऊपर खुद बताया हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऑप्शन डी इसलिए आउट हो जाएगा एंड सी इज व्हाट? सी इज द राइट आंसर इन दिस केस। Next one, propene, hydrogen cyanide and carbon dioxide each contain pi bonds। मैं बना देता हूँ यहाँ स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि आप विजुलाइज भी कर लो। प्रोपीन आपके पास ये, दिस इज प्रोपीन। हाइड्रोजन साइनाइड आपके पास ये, दिस इज HCN। एंड दूसरा तीसरा क्या दिया हुआ है? CO2। CO2 आपके पास ये। सवाल उसने ये पूछा है, विच मॉलिक्यूल्स कंटेन 2 pi bonds? व्हाट्स द आंसर? Which molecules contain 2 pi bonds? So आपके पास जो correct answer होगा that will be HCN and what? And carbon dioxide, and option A will therefore be your right answer. Correct. Next one, Q, R and S are consecutive elements in period 3 of the periodic table. Element R has the highest first ionization energy and the lowest melting point of what? Of these 3 elements. आप अगर इनमें से जो आसान वाली चीज़ आपको याद है ना, मेल्टिंग पॉइंट, आप वो पिक करके भी आराम से आंसर पिक कर सकते हो लाइक अपना। आई विल टेल यू हाउ, बिकॉज आपका टाइम सेव करना है ना एग्जाम में। तो उसने पूछना है आपको बताया जो एलिमेंट आर है उसका फर्स्ट आयन एनर्जी सबसे ज़्यादा है इन तीनों एलिमेंट्स में, क्यू आर एस में, और ये कंजेक्यूटिव एलिमेंट्स हैं, याद रखो, इन पीरियड 3, ये कंजेक्यूटिव एलिमेंट्स ऑफ वर्ड और पीरियड 3, और मेल्टिंग पॉइंट उसका लोएस्ट आर का। तो अब नोट करो यार, तुम्हें सिर्फ अगर ये लॉजिक ही समझ में आने ना, मेल्टिंग पॉइंट आर का लोएस्ट हो, आपको याद हो, रट्टा आपका अच्छा हो, आपने आंसर में पहुंच जाओगे। हाउ? लेट्स हैव अ लुक एट इट। ऑप्शन ए में आप नोट करो, आर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन व्हाट? सोडियम। डू यू रिमेंबर दैट? डू यू रिमेंबर दैट लाइक? तो इसलिए जो है वो आपका जो ये दिया हुआ है वो रॉन्ग है, ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा लाइक। फिर आप जो ऑप्शन बी में, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट इज व्हाट? इज यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीशियम से हाई होता है, सो इट्स नॉट द लोएस्ट वैल्यू हुए है। सिलिकॉन का सबसे हाई, आपको याद है या ग्राफ बिल्कुल भूल गए? सो ग्राफ जो होता है ना वो सोडियम से राइज होता है और सिलिकॉन पे पीक करता है और फिर ड्रॉप करता है लाइक। समझ में आ गया लाइक आपका मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड होता है। इफ यू रिमेंबर दिस ग्राफ तो आप सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर अपना आंसर निकालोगे लाइक। तो ऑप्शन बी भी आपने क्या कर दिया, एल्यूमिनियम हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सिलिकॉन बट हायर देन व्हाट? मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम आउट हो गया आपका, ऑप्शन बी आउट हो गया आपका। सी पे आ जाओ, सिलिकॉन दिया हुआ है विच हैज द हाईएस्ट, आर का लोएस्ट है ना भाई, तो सिलिकॉन भी क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। ऑप्शन सी भी आपको तो फर्स्ट आयन एनर्जी तो यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, आप ऑप्शन डी पे पहुंचो, आप चेक कर लो, आपको मिल जाएगा आपका दोनों चीज़ें प्लॉजिबल। तो पी जो यहाँ पे फॉस्फरस दिया हुआ है अंडर द सिंबल और, दैट हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग्स दीज 3। अगर आपको याद नहीं है प्लीज़ जाके मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड याद करना। एंड दिस विल ऑल्सो हैव द हाईएस्ट फर्स्ट आयन एनर्जी। वाई? बिकॉज जब आप ग्रुप 15 से 16 में जाते हो डिप करते हैं ना, तो फॉस्फरस का आयन एनर्जी इससे भी ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है, दोनों से ज़्यादा है, और मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से क्या है? कम है लाइक। एंड देयरफॉर ऑप्शन डी विल बिकम व्हाट? विल बिकम योर राइट आंसर। अगर थोड़ा सा ये रस्टी हैं ट्रेंड्स आपके दिमाग में तो कोई मसला नहीं है भाई, आप आराम से, दिस वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। बस ये कि थोड़ा सा उसने क्वेश्चन इस तरह दिया था, आपको रट्टा रिकॉल करना है, हार्ट को रट्टा रिकॉल करना है इन ऑर्डर गेट टू द आंसर। नेक्स्ट वन, अ रिएक्शन स्कीम फॉर अ ग्रुप 2 मेटल M इज शोन। तो M रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट? X, जो कि कोई ऑक्साइड होगा, जाहिर सी बात है। फिर ऑक्साइड को वाटर में डाला तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, फिर हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया और सल्फेट बनेगा, करेक्ट। तो आप जो है वो M कौन सा आइडेंटिटी क्या है डजंट रियली मैटर, बस याद रखो उसने M मेटल दिया हुआ है आपको, तो दिस विल बी एन ऑक्साइड, ये जो है आपके पास दिस विल बी अ हाइड्रोक्साइड एंड दिस विल बी व्हाट? अ सल्फेट। विच रो इज करेक्ट एज M डिसेंड्स ग्रुप 2 फ्रॉम मैग्नीशियम टू व्हाट? टू बेरियम। तो आपने बताना है जो आपके पास क्या नाम है सॉलिबिलिटी ऑफ Y इन वाटर एंड सॉलिबिलिटी ऑफ Z इन वाटर है,
वो किस तरह चेंज होती है जब आप मैग्नीशियम टू बेरियम जाते हो। तो इसमें बेसिकली सवाल ये था कि जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी सॉलिबिलिटी का क्या ट्रेंड है और सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी का क्या ट्रेंड है, ये आपको बताना था। वाई जो है वो हाइड्रोक्साइड्स होंगे, करेक्ट। तो हाइड्रोक्साइड्स की जो सॉलिबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। हाइड्रोक्साइड्स बिकम मोर सॉलेबल, तो आप इंक्रीजेस वाला ऑप्शन पिक कर लोगे, ए और बी आउट हो जाएगा। और जो जी है वो सल्फेट्स हैं, सल्फेट का सॉलिबिलिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो आप जो है वो ऑप्शन सी को मार्क कर लोगे एज व्हाट, एज योर करेक्ट आंसर। लाइक प्लीज रिमेंबर द क्वेश्चन वाज a simple straightforward question asking you about the trend in the solubility of sulfates and hydroxides। तो ये आप यूजुअली सही करके आते हैं, बस आइडेंटिफाई ये करना था आपको कि वाई यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स हैं और जी यहाँ पे क्या है, सल्फेट्स हैं। ट्रेंड आपको यूजुअली बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट वन, U, V and W represents different halogens. The table shows the results of 9 experiments in which aqueous solutions of U, V and W were separately added to separate aqueous solutions containing U minus V minus N, यानी halide ions and W minus ions। वो आप displacement reaction नहीं करते थे, halogen above can displace the halide ion below, do you remember that? Because ऊपर वाले halogens are more powerful what, oxidizing agents than the ones below। तो अब चेक करो, उसने ये पूरा टेबल बना दिया आपके पास 3/3 का, और अंदर टोटल 9 रिएक्शन हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। कैन यू गेस विच ऑफ दीज 3 is the most powerful oxidizing agent? Which one of these 3 is the most powerful oxidizing agent? Can you pick that? ये हेलोजन है ना आपके पास, सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? कैन यू पिक दैट? कौन सा वाला है? हाँ, वाई डू से वी? सो देखो, जो हेलोजन सबसे ऊपर होगा वो सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और वो अगले दोनों को डिस्प्लेस करेगा ना। तो आप नोट करो, इन तीनों रोज के अंदर सिर्फ ये वाली रो है जो 2 में पॉजिटिव दे रही है। अरे बीच वाली रो तो ये खुद ही है ना, उससे 2 ही रिएक्शन करोगे। लाइक नोटिस, V2 को जब डाला U माइनस में U2 आ गया, तो दिस मस्ट बी अबव दिस। V2 को डाला जब W माइनस में W2 आ गया, तो दिस मस्ट बी अबव दिस एज वेल। तो सबसे जो ऊपर होगा हेलोजन वो आपके पास ये होगा, और सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा। दिस विल बी व्हाट, द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सबसे पावरफुल, एक मिनट सुन लो ना, जो सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो सबसे वीकेस्ट हेलाइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लाइक आपको ऐसी लॉजिक लगाएंगे ना। अब नोट करो, यार बात ही नहीं करो। तो सबसे पावरफुल ये होगा ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट इन लाइन कौन सा है? V2 के पास नेक्स्ट इन लाइन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? W2। गुड। तो नेक्स्ट इन लाइन ये, तो अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन का चार्ट बनाऊं तो वो इस तरह बनेगा। सबसे पावरफुल जो यहाँ पे था वो V2 था, फिर W2 था, फिर आपके पास U2 था। सो आपके पास जो पावर है ऑक्सीडाइजिंग पावर वो इस तरह है। बट सवाल ऑक्सीडाइजिंग पावर का नहीं था, सवाल किसका था? रिड्यूसिंग पावर ऑफ द हेलाइड आयन का था। वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है इसका। लाइक तो अगर आप इसी को उल्टा कर दो तो वो रिड्यूसिंग पावर ऑफ द हेलाइड आयन का ट्रेंड बन जाता है। लाइक तो उसने सवाल ये पूछा था, विच रो कंटेन्स द आयन्स UV एंड W इन दी ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग पावर होता है वो हेलोजन का नहीं होता, याद रखो। रिड्यूसिंग पावर किसका होता है? हेलाइड आयन का होता है। तो आपके पास जो सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है? रिड्यूसिंग हेलाइड आयन बनाता है। तो रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो सबसे हाई होगा इसका, फॉलोड बाय व्हाट? इसका, फॉलोड बाय व्हाट? इसका। प्लीज रिमेंबर दैट रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑपोजिट होती है। तो करेक्ट आंसर जो आपका बन जाएगा दैट विल बी UWV, which will be what? Which will be option B in this case, like, ठीक है। नेक्स्ट वन, J is either magnesium chloride or aluminium chloride, and K is either SiO2 और SiCl4। तो उसने आपको बता दिया J इन दोनों में से कोई एक है, K इन दोनों में से कोई एक है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा थ्रू दिस रिएक्शन चार्ट। तो J का दिया हुआ है, यू एड ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाइट PPT बन जाता है। तो MgCl2 या AlCl3 में से कोई J है ना, तो वाइट PPT बनता है। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एड एन एक्सेस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रेसिपिटेट डिसॉल्व, यानी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से वाइट PPT रिएक्ट करता है। तो द कैच हियर वाज दिस। एक मिनट यहाँ देखोगे प्लीज, एक मिनट यहाँ ऑफ यू। एक मिनट यहाँ देखो यार, मैग्नीशियम क्लोराइड को जब आप पानी में डालते हो तो बनता है, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हो तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होता है बिकॉज डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है ना, तो ये भी वाइट PPT देगा। एंड एल्युमिनियम क्लोराइड देगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वाइट PPT देगा। बट इन दोनों में से एक रिएक्ट करेगा इससे, बिकॉज ये दोनों बेसिक हैं,
बट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बेसिक प्रॉपर्टी के साथ एक और प्रॉपर्टी भी होती है कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, तो इट इज़ एन एम्फोटेरिक, वो क्या नाम है, बेस इन नेचर। तो आपके पास एम्फोटेरिक कंपाउंड है, बेस नहीं एम्फोटेरिक कंपाउंड है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐसा हाइड्रोक्साइड होता है जो एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी। तो यहाँ पे वाइट पीपीटी ये नहीं हो सकता, वाई? बिकॉज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर होता तो इससे रिएक्ट ही नहीं करता, डिजोल्व नहीं करता इसमें, बिकॉज दोनों एल्कलाइन नेचर के हैं। लाइक ये आपके पास एज एन एसिड एज अ बेस दोनों बिहेव कर सकता है ना। तो मैंने अगर ये दूसरे रिएक्शन में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को बेस देने के बजाय एसिड ट्रीट कर लूँ तो वो इससे रिएक्ट करेगा और प्रेसिपिटेट डिजोल्व हो जाएगा, रिएक्शन होगा आपके पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आप वो सॉल्ट बना दोगे, वो जो एल्यूमिनेट वाली सॉल्ट जो होती है, लाइक वो आप बना दोगे इस केस में, विच इज अ सॉल्युबल सॉल्ट इन दिस केस। तो ये आपकी आइडेंटिटी जो जे की होगी वो क्या बन जाएगी, एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगी। तो आइडेंटिटी ऑफ जे हैज टू बी व्हाट, AlCl3। के वाज इजियर, के को उसने पानी में डाला और पानी में मिस्टी वाइट फ्यूम्स रिएक्ट, तो दिस हैज टू बी व्हाट, अ सिंपल मोलिकुलर क्या नाम है, सिलिकॉन का क्लोराइड। SiO2 पानी में इनसॉल्युबल होता है भाई, अगर आप भूल गए हो, इट डजंट डिसॉल्व। SiO2 इज जॉइंट कोवेलेंट लाइक इन नेचर, इट डजंट डिसॉल्व इन वाटर, इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर। तो आपके पास जो के था, दैट हैज टू बी अ सिंपल मोलिकुलर व्हाट, सिंपल मोलिकुलर क्लोराइड, जो कि SiCl4 है, एंड देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि ऊपर वाले में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज, व्हाई इज दैट द राइट वन? बिकॉज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की तरह एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, तो वो बेस से भी रिएक्ट करेगा और किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से भी। ऐसे ही ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी एम्फोटेरिक है, वो तो बेसिक है ना। तो आपने यहाँ अगर वाइट पीपीटी बनाया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो भाई वो एल्कली से थोड़ी रिएक्ट करेगा, दोनों एल्कली हैं भाई। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज बोथ एसिड एज वेल एज अ बेस। तो अगर आपने बेस डाला तो उसकी एसिडिक साइड रिएक्ट कर जाती है भाई, और आपके पास प्रेसिपिटेट डिसॉल्व कर जाता है। दैट वाज द कैच है। ठीक है, so we'll stop here and we'll solve the second half of the paper in the next class.